नमस्ते साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गीत चतुर्वेदी और जन सुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर आज इस लाइव प्रसारण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे कि आप जुड़ते रहेंगे, सबसे पहले तो मैं एक कंफर्मेशन आप सभी लोगों की तरफ से चाहूँगा कि यदि मेरी आवाज़ ठीक ठाक तरह से आप तक पहुंच रही है तो कृपया उस बारे में कमेंट बॉक्स में एक इशारा कर दें, एक थम्स मार्क बना दें और मैं उसके बाद अपनी बातचीत की शुरुआत करूंगा। तो दरअसल जब भी हम ये एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, कई बार ये बात करते हैं कि जब भी हम फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, फेसबुक पर कोई एक सेशन होस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके कमेंट्स मुझ तक दिखने में लगभग 35 से 40 सेकंड्स का अंतराल होता है। तो आपने जब कमेंट लिखा उसके 35-40 सेकंड्स बाद मुझको दिखता है यहाँ पर। तो शुक्रिया विमलेश जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका इस कंफर्मेशन के लिए कि आवाज़ पहुँच रही है। और नीलिम जी, आपका भी धन्यवाद। आज इस जनसुलभ पुस्तकालय, जहां हमसे पहले अर्पण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर इससे पहले भी हमारे कई मित्रों ने, हमारे कई साथियों ने लगभग रोज़ यहाँ पर कविता पाठ और विभिन्न किस्म की गतिविधियाँ, साहित्यिक पठन पाठन चलता रहा है। मैं अपनी तरफ से आज अपनी कुछ कविताएं यहाँ पर आप सभी के साथ साझा करूँगा। कविताओं से पहले कविताओं के बारे में कुछ बातें अपने बारे में, और अगर इस बीच में आपके मन में कोई प्रश्न होता है, कोई सवाल होता है, तो उसके बारे में ज़रूर यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं अपनी क्षमता और सूचनाओं के ज्ञान के आधार पर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मंगलाचार के रूप में अपनी बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले मैं अपने प्रिय कवि, हिंदी के महान कवि शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता का पाठ करता हूँ। उससे हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कविता मुझे बहुत प्रिय है, मेरी पसंदीदा कविताओं में से है और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अधिसंख्य लोगों की पसंदीदा कविताओं में से हैं। इन कविता का शीर्षक है एक पीली शाम। एक पीली शाम, पतझड़ का ज़रा अटका हुआ पत्ता। एक पीली शाम, पतझड़ का ज़रा अटका हुआ पत्ता। शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृश म्लान हारा सा। कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। तो शमशेर की इन पंक्तियों के साथ आज की इस शाम की शुरुआत करते हैं। और
कुछ कविताएं, कुछ बातचीत और कुछ एक चीज़ें जो कि आप सभी जानते ही हैं, उन्हें यहाँ दोहराने या उन्हें फिर से कहने का अर्थ नहीं, लेकिन उनके आसपास अगर कुछ बातें स्मृति में आती हैं या यदि आपके मन में आता है तो ज़रूर आप याद दिलाएगा। और यदि कोई ख़ास कविता, आप विशेष कविता कोई सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ लिखिएगा। सबसे पहले खुशियों के गुप्तचर की पहली कविता। खुशियों के गुप्तचर मेरा नया कविता संग्रह है जो कि 2019 के दिसंबर में प्रकाशित हुआ और आप सभी लोगों की तरफ से इसे भरपूर प्यार स्नेह मिला है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और इससे एक कविता, पहली कविता, इसी से शुरुआत करते हैं। कविता का शीर्षक है चार वचन। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू व चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग के सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के ज़रूर आते हैं। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है देखता सबको है। माना कि समय बहरा है किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है देखता सबको है। धन्यवाद। इसी संग्रह से एक और कविता है। ये संग्रह है दरअसल 2014 से 2015 से 2019 के बीच की कविताओं का संग्रह है। लगभग 1994 में मेरी पहली कविता छपी थी। तब मैं 17 साल का था। मुंबई में रहता था। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। 27 नवंबर 1977 मुंबई के पास मेरा जन्म हुआ और लगभग 13 साल की उम्र से लिखने पढ़ने की दुनिया में मेरी दिलचस्पी, या एक तरह से कहें कि मेरे कदम लिखने पढ़ने की दुनिया में पड़े। और जिसे हम वयस्कों या बड़े लोगों का साहित्य कहते हैं या जिसे आधुनिक कविता कहते हैं, आधुनिक कविता के भीतर मेरी यात्रा 17 साल की उम्र में शुरू हुई जब मेरी पहली कविता मुंबई से प्रकाशित होने वाले जनसत्ता में आई थी। पहला संग्रह है मेरा जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ, वह आलाप में गिरा। 2010 में प्रकाशित इस संग्रह में लगभग आधी कविताएं उस समय की हैं जब मैं 17, 18 और 19 साल, यानी 17 से 20 साल की उम्र के दौरान की मेरी वो कविताएं इस संग्रह में, इस किताब में संकलित हैं। उनमें से ज़्यादातर कविताएं, जैसे कि पहली कविता, शुरुआती 3-4 कविताएं जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कविता जो कि इसमें शामिल है, सुभान अल्लाह शीर्षक से, वो समकालीन भारतीय साहित्य जो कि साहित्य अकादमी की पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। तीसरी कविता जो कि तीसरा सेट, थर्ड सेट ऑफ पोएम्स, वो पहल में प्रकाशित हुई थी 1996 में। तब मैं 18 साल का था। वो कविताएं भी इस संग्रह में शामिल हैं। उद्भावना का कवितांक विजय कुमार हिंदी के
महत्वपूर्ण कवि आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी की एक अच्छी लघु पत्रिका उद्भावना का कविता विशेषांक 1998 में संपादित किया था। मेरी कविताएं उसमें भी प्रकाशित हुई थी और वो कविताएं भी आलाप में गिरह इस संग्रह में संकलित हैं। 1994 से 98 99 की वो कविताएं और उसके बाद 2006 से 2009 के बीच की कविताएं, यानी 4 साल यहाँ और 5 साल यहाँ, 9 साल, शुरुआती 9 साल की कविताएं इस किताब में हैं। मेरा जो आरंभिक लेखन है वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित रहा। एक यौवन किशोरावस्था का वो समय जब मैं बेधड़क चीज़ें लिख रहा था, चीज़ें छप भी रही थी, और एक दूसरा समय 2006 के बाद का जब मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था और अपनी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, उन्हें परिवर्तित करने के लिए सायास, अध्ययन और अध्यवसाय भी किया था। 21 साल की उम्र में 17 की उम्र में कविताएं छपने के बाद और कई जगहों पे कविताएं छपने के बाद, अच्छी तरह छपने के बाद, उनकी पर्याप्त चर्चा होने के बाद 21 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैंने कविता लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे भीतर एक ख़ास किस्म का असंतोष आ गया था कि जिस तरह की कविताएं मैं लिखना चाहता हूं, जिस तरह की किताबें मैं पढ़ता हूं, विश्व साहित्य के जिस स्तर को मैं अपने छूने के लिए अभीष्ट मानता हूँ खुद के लिए, मैं तो उसके आसपास भी कहीं नहीं पहुँचता, वैसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने 20-21 साल की उम्र में ये संकल्प लिया कि दरअसल मुझे अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को बेहद विस्तृत और गहरा बनाना है। तो इसके लिए मुझे जापान से लेकर के अमेरिका तक, ऊपर नॉर्वे से लेकर नीचे दक्षिण अफ्रीका तक, दुनिया के तमाम बड़े लेखकों को, जिन लेखकों को समय ने महान मान लिया है, जिन किताबों को क्लासिक मान लिया गया है, मैं उनका अध्ययन करूँगा। ये अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर रहते हुए, जब तक मैं उनको पढ़ करके उनकी अच्छाइयों और खामियों को अपने हिसाब से जान करके और उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, अपने लेखन, अपने जीवन में शामिल कर सकता हूँ, उन चीज़ों को समझ करके जब तक मैं एक शेप अपनी बौद्धिक चेतना का, अपनी काव्यात्मक चेतना का अपने लिए बना नहीं लूँगा, तब तक मैं दोबारा कविताएं शुरू नहीं करूँगा। और ऐसा करने में मुझे 6 साल लग गए थे। यानी 6 साल के उस वक्फे में मैंने लिखना बंद कर दिया था, सिर्फ पढ़ता था और बेतहाशा पढ़ता था, और अपने अभ्यास के लिए दुनिया की तमाम बड़ी रचनाओं का, दुनिया के तमाम प्रिय लेखकों के कविताओं का अनुवाद करता था। अपना अनुवाद अपने लिए करता था, क्योंकि एक पूरी डायरी, एक नोटबुक बना करके रखी हुई थी जिसमें अपने प्रिय लेखकों की कमज़ोरियाँ, स्वॉट, जिसको लोग मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं, पूरा स्वॉट बनाना कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो अपने लिए पूरा एक स्वॉट बनाता था मैं, उन कवियों से मुझे क्या मिल सकता है, ये मैं उन कवियों से क्या हासिल कर सकता हूँ। 6 साल के उस वक्फे में मैंने ये किया और उसके बाद दोबारा कविताएं लिखने की शुरुआत की, और वो कविताएं भी आलाप में गिरह में कुछ शामिल हैं। यहाँ पर पाठ में मैं उस कविता से, अगला पाठ को आगे बढ़ाऊंगा उस कविता से जो मैंने एक लंबे ब्रेक के बाद 2006 में लिखी थी। लेकिन उससे पहले मैं वो कविता पढ़ना चाहूँगा जो कि 1996 में पहल में प्रकाशित हुई थी, तब मैं 18 साल का था। वो कविता सुन करके फिर हम नई वाली, यानी 2006 वाली कविता की तरफ आएंगे। भाषा, ज़रूरत और उस आदमी की कहानी, ये 1996 में पहल में छपी थी। तब मेरी कविताएं गीत नाम से छपा करती थी। उनमें गीत चतुर्वेदी, यानी जो चतुर्वेदी मेरा सरनेम है, वो नहीं लगता था। तो एक अजीब किस्म का, जब अगर जैसे पत्रिका में कविता छपी हुई है, इंडेक्स में लिखा हुआ है गीत की कविताएं, तो एक अजीब किस्म का कन्फ्यूजन बन जाता था, गीत या कविताएं, क्या है ये। तो
कई लोगों की चिट्ठियाँ आती, जैसे मुझे याद है कवि राजेश जोशी की एक बड़ी चुटकी लेती हुई चिट्ठी 1996 की मेरे पास अब भी रखी हुई है, 1996-97 की। और वो उस चिट्ठी में चुटकी ले रहे हैं कि भाई बताओ तुम गीत हो कि कविता हो, क्या हो, गीत की कविताएं या गीत तुम चतुर्वेदी क्यों नहीं लिखते हो। तो उस पर एक हल्की फुल्की उनसे बातचीत भी हुई थी। भाषा, ज़रूरत और उस आदमी की कहानी। यह उस आदमी की कहानी है जो ठूंठ के नीचे खड़ा छाया की आस लगाए है। उस आदमी की दुनिया में सूरज और चांद और सितारे सभी अपने समय पे उगते हैं, लेकिन उस आदमी के जगने का कोई निश्चित समय नहीं। ये उस आदमी की कहानी है जो ठूंठ के नीचे खड़ा छाया की आस लगाए है। उस आदमी की दुनिया में सूरज और चांद और सितारे सभी अपने समय पर उगते हैं, लेकिन उस आदमी के जगने का कोई निश्चित समय नहीं है। किसी को नहीं पता वह सोता कब है, कहाँ और कैसे सोता है। वह अक्सर देर से उठता है और नदियों और पहाड़ों और झरनों को खोजने के लिए नदियों और पहाड़ों और झरनों के जंगल की ओर जाता है। वहाँ उसे विभिन्न किस्म के जानवर मिलते हैं जिनसे वह दोस्ती करना चाहता है, पर मुसीबत ये है कि विभिन्न किस्म के वे जानवर आदमी की भाषा नहीं जानते। संवादहीनता की भी अपनी भाषा होती है। संवादहीन भाषा के भी होते हैं अपने नियम, जिनसे गुजर के ही बोलती है भाषा। प्रेम करने की और दोस्ती करने की और साथ रहने की भाषा सीखना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है प्रेम करने की और दोस्ती करने की और साथ रहने की इच्छा का होना। और इन सब से भी ज़रूरी है ज़िंदगी में इन सब की ज़रूरत का होना। जब इच्छा ज़रूरत बन जाती है, आदमी की किस्म का कोई भी आदमी जानवर की किस्म के किसी भी जानवर से बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेता है। जब इच्छा ज़रूरत बन जाती है तो आदमी की किस्म का कोई भी आदमी जानवर की किस्म के किसी भी जानवर से बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों। आपके प्रश्न भी आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में प्रश्नों का भी जवाब देता हुआ चलूं, ताकि हमारी बातचीत दुतरफा होती रहे, इंटरेक्टिव रहे। बंकिम जी पूछ रहे हैं कि आपने प्राथमिकता में कौन कौन विश्व स्तरीय क्लासिक्स कवियों को पढ़ा। मैंने अपने लिए एक साधारण कसौटी बना ली थी कि जिन कवियों को 1950 के बाद नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, मैं उन सारे कवियों को पढ़ूंगा। खासकर 1950 के बाद के कवियों पर मैंने शुरुआती समय में ज़ोर डाला था, क्योंकि 1950 के बाद एक आधुनिक और अलग किस्म की कविता शुरू हुई थी जो हमारी कविता को प्रभावित करती है। दूसरे स्टेज में तो मैंने तमाम जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके बाद जितने भी लेखकों को न्यूस्टेट इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था, उन सारे लेखकों को ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना शुरू किया था। कुछ ऐसे लेखक थे जिनकी किताबें तो प्रोवन क्लासिक्स थीं, लेकिन जिन्हें कभी नोबेल प्राइज़ या न्यूस्टेट प्राइज़ नहीं मिला था। लेकिन जब आप एक किताब पढ़ते हो, जैसे आप एलियट की एक किताब पढ़ रहे हो, उनके निबंध पढ़ रहे हो, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के निबंध पढ़ रहे हो, या बहुत सिंपल सी चीज़ जो बहुत प्रसिद्ध है और हमारे हिंदी के कवियों के बीच भी बेहद मकबूल है, वो है ऑक्टेवियो पाज के निबंधों का संग्रह, उनके निबंध। उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारे दूसरे लेखकों के बारे में भी लिखा है। तो जब आप एक किताब पढ़ते हो तो उसके ज़रिए आप दूसरी कई किताबों तक पहुंच जाते हो। तो शुरुआती कोशिश सन 50 के बाद के कवियों को पढ़ने की थी। उसके बाद तमाम मशहूर और ट्रेंड सेटिंग कवियों को पढ़ने की, और उसके बाद उन सभी उपन्यासों और किताबों को जो थी तो मशहूर लेकिन जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला था। तो ये मैंने अभी आपको जो कविता पढ़ के सुनाई, भाषा, ज़रूरत और उस आदमी की कहानी, ये 1996 में पहल में छपी थी। और 2006 में जब एक लंबे वक्फे के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी कविताओं को बदलना है, कविताओं में एक
अलग तरह का बदलाव लाना है, उस बदलाव को हासिल करने के लिए एक लंबे अध्यवसाय के बाद जो कविता मैंने पहली कविता अपनी दूसरी पारी में लिखी थी, उसका शीर्षक है असंबद्ध। और आप सभी का प्यार, स्नेह इस कविता को बेहद मिला है। ये कविता हर जगह पढ़ी सुनी जाती है और संभवतः ये कविता असंबद्ध दुनिया की 22-23 भाषाओं में अनूदित हो चुकी है। असंबद्ध। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती है। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। ये 2006 की कविता थी और दूसरी पारी की शुरुआत की पहली कविता थी। धन्यवाद। उसी के आसपास की एक और कविता है जिसका शीर्षक है कागज। चारों तरफ बिखरे हैं कागज, चारों तरफ बिखरे हैं कागज। एक कागज पे है किसी जमाने का गीत, एक पे घोड़ा थोड़ी सी हरी घास, एक पे प्रेम, एक कागज पे नामकरण का न्योता था और एक कागज पे शोक। एक पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कत्ल। एक ऐसी हालत में था कि उस पे लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। एक पे फ़ोन नंबर लिखे थे पर उनके नाम नहीं थे। एक ठसाठस भरा हुआ था शब्दों से। एक पे पोंखती हुई कलम के धब्बे थे, एक पे उंगलियों की मैल। एक कागज़ ने अब भी अपनी तहों में समोसे की गंध दबा रखी थी। एक को तह कर किसी ने हवाई जहाज़ बनाया था, एक नाव बनने के इंतज़ार में था, एक अपने पीलेपन से मूल्यवान था और एक अपनी सफ़ेदी से। एक को हरा पत्ता कहा जाता था। एक कागज़ बार बार उठ के आता चाहते हुए कि उसके हाशिए पर कुछ लिख दिया जाए। एक कागज़ कल आएगा और इन सब के बीच रहने लगेगा। एक कागज़ कल आएगा और इन सब के बीच रहने लगेगा। धन्यवाद। गोपाल कमल जी उनका नाम है, उन लेखक का नाम है ओक्टावियो पाज, OCTAVIOPAZ, ओक्टावियो पाज। धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। आप पुराने समय की ही एक कविता। नमस्कार आप सभी का। अब मुझे कुछ कमेंट्स पे दिखने लगे हैं। सुधा जी आपको नमस्कार, विपन जी नमस्कार, अपराजिता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जयश्री जी आपका नमस्कार और स्वागत है। वासुदेव जी आपको भी नमस्कार। बुरी लड़कियां अच्छी लड़कियां, बुरी लड़कियां अच्छी लड़कियां। सांप पालने वाली लड़की सांप काटे से मरती है। गले में खिलौना आला लगा डॉक्टर बनने का स्वांग करती लड़की, गलत दवा की 4 बूंदें ज़्यादा पीने से।
सांप पालने वाली लड़की सांप काटे से मरती है, गले में खिलौना आला लगा डॉक्टर बनने का स्वांग करती लड़की, गलत दवा की 4 बूंदें ज़्यादा पीने से, चिट्ठियों में धंसी लड़की उसकी लपट से मर जाती है और पानी में छप छप करने वाली उसमें डूब कर। जो ज़ोर से उछलती है वो अपने उछलने से मर जाती है, जो गुमसुम रहती है वो गुमसुम होने से। जिसके सिर पे ताज रखा वो उसके वज़न से, जिसके माथे पे ज़हीन लिखा वो उसके जहर से। जो लोकल में चढ़ काम पे जाती है वो लोकल में, जो घर में बैठ भिंडी काटती है वो घर में ही। दुनिया में खुलने वाली सुरंग में घुसती है जो, वो दुनिया में पहुंचने से पहले ही मर जाती है। बुरी लड़कियां मर के नर्क में जाती हैं और अच्छी लड़कियां भी कोई स्वर्ग नहीं जाती। बुरी लड़कियां मर के नर्क में जाती हैं और अच्छी लड़कियां भी स्वर्ग नहीं जाती। धन्यवाद। सुब्रतो जी, आपका भी स्वागत है। अगर आपके मन में कोई कविता, कोई विशेष कविता, ख़ास कविता हो तो उसे भी यहाँ लिख दीजिएगा ताकि उसका पाठ किया जा सके। धन्यवाद आपका। ये एक कविता नीम का पौधा, ये भी उसी समय की कविता है, 2006 के आसपास की। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा। और झुको थोड़ा और, मिट्टी की देह बन जाओ, तुम इसकी छांव महसूस कर सकोगे। इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के सींचा है। इसकी हरी पत्तियों में वो कड़वाहट है जो ज़ुबान को मीठे का महत्व समझाती है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वे आएं और इसकी लघुता से साहस पाएं। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो आएं और इसकी लघुता से साहस पाएं। धन्यवाद। अनीता मंडा जी, शुक्रिया इस कमेंट के लिए। तुमसे दूरी तुमसे मोह है, ये पंक्ति कौन सी वाली कविता में है? शायद न्यूनतम मय में है। 1 मिनट मुझे याद करने दीजिए, इसमें देखने दीजिए। तुमसे दूरी तुमसे मोह है, ये पंक्ति मंत्रोच्चार ये कौन सी पंक्ति, कौन सी कविता में है? अनीता जी, आपने तुमसे दूरी तुमसे मोह है तो है, ये पंक्ति है। ये पंक्ति है किसी एक कविता में है, किंतु ये है कौन सी कविता? खैर, अपराजिता, मैं इसको ढूंढता हूँ। अपराजिता जी कह रही हैं वैन गॉग पर एक लंबी कविता है, क्या उसके कुछ अंश सुना सकते हैं? पोटैटो ईटर्स। अरे हाँ, ये एक कविता है वैन गॉग पर। ये भी दरअसल बहुत पुरानी कविता है, वेरी वेरी ओल्ड पोएम। ये 1997-98 के आसपास की कविता है। आलू खाने वाले 51। तब मैं नया जो है वैन गॉग,
1997-98 जब पढ़ने लिखने की शुरुआत हो रही थी और एक एक्सपोज़र मिल रहा था दुनिया की तमाम अलग अलग किस्म की कविताओं से, विश्व के अलग अलग तरह के कलाकारों और लेखकों से, तब दो कलाकारों से मेरा परिचय हुआ। और आम तौर पर अपने बौद्धिक और आर्ट के जीवन के शुरुआती वर्षों में हम सभी का परिचय उनसे होता है। हमारे ज़माने में, उस ज़माने में जो है इंटरनेट वगैरह तो हुआ नहीं करता था, इसलिए इन कलाकारों, इन लेखकों और संगीतकारों के बारे में जानना कोई बहुत आसान होता नहीं था। उन पत्रिकाओं और उन किताबों को खोजना होता था जिनमें उनके बारे में कुछ न कुछ प्रकाशित होता था। तो वैन गॉग और चार्ली चैपलिन, दो लोगों से मेरा परिचय उस ज़माने में इस तरह से हुआ कि मैंने उनकी, जैसे वैन गॉग की लेटर टू थियो पढ़ना शुरू किया था, उसको पढ़ा, और चार्ली चैपलिन की आत्मकथा पढ़ी थी और उनका सिनेमा देखा था। तो चैपलिन के साथ एक अलग किस्म का संबंध बना और मैंने अपनी पहली किताब चार्ली चैपलिन की जीवनी, उनके सिनेमा और उनके जीवन पर लिखी थी। और वैन गॉग मेरी कविताओं में प्रतीक बनकर, वैन गॉग की जीवन की घटनाएं मोटिव बन करके कविताओं में आते थे। यानी वैन गॉग और उनके सहारे, उनके ज़रिए जो 19वीं और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों का जो कला और पेंटिंग का जो माहौल था, उसके बारे में जानकारियाँ और उनका प्रभाव कविताओं पर बनने लगा था। मैंने एक निबंध भी लिखा था जो कि मेरी किताब टेबल लैंप में शामिल है, कि मेरी कविताओं पर चित्रकला का कितना गहरा प्रभाव है। ये 1930 और 1930 से 50 साल पहले तक की जो भी चित्रकला और चित्रकला में विभिन्न किस्म के जो प्रयोग हुए थे, उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है। तो यहाँ पे अपराजिता जी, आपके आग्रह पर धन्यवाद। इस आग्रह के लिए आलू खाने वाले, पोटैटो ईटर्स, इस नाम से वैन गॉग की एक पेंटिंग है। ये कविता मैं पढ़ता हूँ, 2 पेज। 110 साल पहले जो लोग खा रहे थे आलू, वे अब भी आलू खा रहे हैं। अभी अभी भट्ठी या उपलों की सुस्त आग से निकले राख लगे आलूओं का रंग है यह धूसर, जैसे कि एक तूफान के बाद दांतों पे जमा परत। दिन भर की थकान के बाद मिला एक अवकाश है, जहां तहां पीली पत्तियों पे चरड़ चरड़ भटक आने का अवकाश। सुनो, ढूंढा जाए तो उस नदी को जो बिल्कुल पास से बहती थी। इस कविता का शीर्षक आलू खाने वाले हैं। ये वैन गॉग की एक पेंटिंग पर आधारित है, लेकिन कविता के अंदर दरअसल वैन गॉग की दूसरी कई सारी पेंटिंग्स का जिक्र है और वैन गॉग के जीवन से कुछ स्थितियों का भी इसमें जिक्र है। तो ढूंढा जाए उस नदी को जो बिल्कुल पास से बहती थी, जिसके पानी में तब भी भुने हुए आलू का रंग नहीं घुल पाया था। ये झुकी हुई किसान औरत कुछ बो रही है। शाम ये बैठेगी नीम रोशनी में, जो कि एक लटकते हुए लट्टू का दान है। आलू की गरमास साफ दिखती है, जो धीरे धीरे उठती है इस नीम रोशनी में। एक पुरुष झुके हुए सिर वाली एक स्त्री की तरफ आहिस्ता से बढ़ा रहा है आलू। एक पुरुष झुके हुए सिर वाली एक स्त्री की तरफ आहिस्ता से बढ़ा रहा है आलू। बस यहीं अटक गई गति और समय ने खो दी आवाज। उस स्त्री ने अभी तक उस आलू को स्वीकार नहीं किया। उस स्त्री ने अभी तक उस आलू को स्वीकार नहीं किया। ये वैन गॉग है जो एक हाथ में आलू और एक हाथ में ब्रश लेकर, पीठ पे कैनवास और ईजल, कंधों पे रंगों का बस्ता लटकाए, कटे हुए कान और छाती में बनी सुरंग के साथ दूर जा रहा है। उसकी स्त्रियों ने अभी तक उसका आलू स्वीकार नहीं किया।
वे नहीं बो पाई हैं उन बीजों को जिनकी लघुता का एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाना चाहता था वो, जिनके लिए शिद्दत से बनाया उसने पीले रंग में डूबा एक बेडरूम, जहां खिड़की के पास टेबल पे चाय की केतली, दवा की बोतलें और एक गिलास, ये सब पड़े हैं डर और झल्लाहट के तमाम किस्सों के साथ। मैं देख सकता हूं उस कमरे में भटकती बौराई आत्माओं और लंपट तन्हाई को। ढूंढा जाए तो उस कर्मचारी को पागल खाने से बाहर निकल जिसकी निगरानी में बनाए थे उसने 50 चित्र। जब उसने साइप्रस के पेड़ों को हरी लपटों के रूप में देखा था, बादलों के हुल्लड़ और अनंत में सितारों की उमड़ घुमड़ को खालीपन से देखा था, तो क्या उसे दौरे आए थे? और महसूस हुआ था कि लौट के खाया जाए आलू जो कि उससे ताउम्र छीना गया था बेसाख्ता। क्या उसे महसूस हुआ था कि लौट कर खाया जाए आलू जो उससे ताउम्र छीना गया था बेसाख्ता? सब कुछ दे देने वाली उदारता के कारण वो हफ्तों भूखा रहा था और पगलाहट में उसने दी थीं कुछ अलौकिक गालियाँ, जिनमें से कई उनके नाम थीं जो आलू खा के परास्त धुनों पर सो जाते थे। वैन गॉग की गालियाँ उनके नाम थीं जो आलू खाकर परास्त धुनों पर सो जाते थे। धन्यवाद। विनय सौरभ, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय कवि, बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। और मुझे आपको पढ़ना समृद्ध करता है। ये उस ज़माने की बातें हैं, ये उस ज़माने की कविताएं हैं जब विनय सौरभ भी खूब छपा करते थे। हिंदी की ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी 1995, 96, 97, 98 के उन वर्षों में जहां विनय सौरभ की कविताएं न छपती थी। संस्कृति पुरुष वाली कविता उनकी पहल में प्रकाशित हुई थी और हम मित्रों ने उस कविता पे खूब लंबी बातें की थी। तो अच्छा लगा कि विनय सौरभ यहाँ हैं, मौजूद हैं, हमारे प्रिय कवियों में से हैं और बहुत पुराने, जिनकी कविताओं पर, जिनकी रचनाओं पर लगातार बातचीत करते रहें, ऐसे कवि। मीना झा, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। उमा झुनझुनवाला जी, आपका शुक्रिया। सुधा झा जी कह रही हैं रूठी हुई सुनाइए। शुक्रिया। रूठी हुई कविता खुशियों की गुप्तचर से, दरअसल एक कविता इस किताब से, दूसरी कविता उस किताब से, तो इस तरह से एक अलग किस्म का फ्लेवर, एक अलग किस्म का एहसास। रूठी हुई 44 नंबर पेज, खुशियों के गुप्तचर। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। जबकि मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी अभी मिट जाएगी। जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं, प्रेम पर भरोसा है, और वह प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से हंसती है। अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से कहती है चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं। और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, और मुंह फेर कर चोरी चोरी हंसती है। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या जी, दिव्या शुक्ला जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अनीता द्विवेदी जी, आपका स्वागत और शुक्रिया। तो विनय विनय, थैंक यू। सुधा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस कविता के लिए, इसकी फरमाइश के लिए। और इसी के साथ इसी संग्रह से एक कविता है, ताले जैसे अक्षर, चाबी जैसे उच्चारण। ताले जैसे अक्षर, चाबी जैसे उच्चारण। कवि और ईश्वर के बीच भाषा का एक विशाल मैदान है, दोनों उसे पार नहीं कर पाते। कवि और ईश्वर के बीच भाषा का एक विशाल मैदान है, दोनों उसे पार नहीं कर पाते। दोनों परस्पर कुपित रहते हैं, लेकिन परस्पर दायित्व का बोध कराना नहीं भूलते। जिन सुंदरताओं को रचने में ईश्वर असमर्थ होता है, उन्हें कवियों के भरोसे छोड़ देता है। जिन दुखों को कहने में कवि असमर्थ होते हैं, उन्हें ईश्वर की कक्षा में उपग्रह की तरह भेज देते हैं। कवियों से अक्सर ईश्वर का पता पूछा जाता है। कवियों से अक्सर ईश्वर का पता पूछा जाता है। जवाब में वे कहते हैं, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सुकोमल सांत्वना। कवियों से अक्सर ईश्वर का पता पूछा जाता है। जवाब में वे कहते हैं, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सुकोमल सांत्वना। ईश्वर की भाषा में ये दिशाओं के नाम हैं। सिर्फ कवियों को एहसास है इस बात का कि जिन 4 अक्षरों से बना है ईश्वर का नाम, उनका असली उच्चारण हम भूल चुके हैं। सिर्फ कवियों को एहसास है इस बात का कि जिन 4 अक्षरों से बना है ईश्वर का नाम, उनका असली उच्चारण हम भूल चुके हैं। धन्यवाद। ये एक कविता है इसी संग्रह में, खुशियों की गुप्तचर से। दूसरी बार। बहुत खामोशी से गुजारा ये जीवन, जैसे सोते हुए एक शिशु के पास बैठा, बिना शोर किए सावधान। बहुत खामोशी से गुजारा ये जीवन, जैसे सोते हुए एक शिशु के पास बैठा, बिना शोर किए सावधान। पलक झपकते ही इस कदर बदल जाती है दुनिया कि पलक झपकने से भी अब डर लगता है। इस कारण बहुत दुखती हैं मेरी आंखें, और कुछ तो तुम्हारे इंतज़ार से भी। जिन रिश्तों का कोई चेहरा नहीं होता, उन रिश्तों के आंसू किसी को नहीं दिखते, उनकी मुस्कान भी नहीं दिखती। लेकिन हमेशा यथार्थ में ही मत रहा करो। लेकिन हमेशा यथार्थ में ही मत रहा करो। प्रेम को पालने की थोड़ी जिम्मेदारी कल्पना पे भी है। सुनो, एक काम करो, अपनी वो छतरी खोलो जादुई, जिसमें बारिश को बुलाने का हुनर है। बरसने के बाद जब निरभ्र हो जाएगा आसमान, बरसने के बाद जब निरभ्र हो जाएगा आसमान, रोने से धुली आंखों जैसा साफ, तब एक इंद्रधनुष खिलेगा, जिसके दोनों किनारे तुम्हारे और मेरे शहर को जोड़ देंगे। तब एक इंद्रधनुष खिलेगा, जिसके दोनों किनारे तुम्हारे और मेरे शहर को जोड़ देंगे। धीरे धीरे उस पे चढ़ के हम करीब आएंगे फिर से, धीरे धीरे। देखो, हमारी मदद के लिए कितनी योजनाएं बना रही है प्रकृति। देखो, हमारी मदद के लिए कितनी योजनाएं बना रही है प्रकृति। तुम तो जानती ही हो, एक बार फिर निकाला गया हूँ जन्नत से। भटकूंगा नहीं, अब की तुम्हारे हृदय में रहूँगा, तुम्हारी धड़कनों से भी ज़्यादा देर तक। हम दोनों ईश्वर की हथेलियाँ हैं।
हम दोनों ईश्वर की हथेलियां हैं, हमें साथ लाए बिना वो नहीं बजा पाएगा ताली। हमें साथ लाए बिना वो नहीं बजा पाएगा ताली। धन्यवाद। ममता जी, ममता पांडे जी, आपका स्वागत है और धन्यवाद। चंद्रकला त्रिपाठी जी, नमस्कार और धन्यवाद। देवीलाल पाटीदार जी, आपका स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों इन कविताओं के लिए। यदि आपके मन में कोई और कविता हो तो उसका उल्लेख कमेंट बॉक्स में कर दें ताकि हम उसे पढ़ सकें। इस बीच मुझे अभी अभी इस कविता को पढ़ते हुए ये ध्यान आया कि मैंने अपने पहले संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ी, जो कि है आलाप में गिरह, जो कि सन 2010 में आया था। मैंने अपने तीसरे संग्रह से भी कविताएं पढ़ी, खुशियों के गुप्तचर, जो कि सन 2019 में रुख पब्लिकेशन से आया। लेकिन इस बीच मैंने न्यूनतम मैं से कविताएं नहीं पढ़ी, तो मुझे न्यूनतम मैं से भी एक आध कविता ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अनीता मंडा जी ने ना जो पंक्ति लिखी थी यहाँ पर, तुमसे दूरी तुमसे मोह है, वो वाली कविता न्यूनतम मैं में है, लेकिन इस समय मुझे न तो याद आ रही है न मिल रही है कि दरअसल वो पंक्ति किस कविता में है। तो न्यूनतम मैं से कुछ कविताएं मैं यहाँ पढ़ता हूँ। पर्णवृंत एक कविता है और ये अतिरिक्त बायस के साथ मेरे दोस्तों आप सभी के लिए ये कविता यहाँ समर्पित मेरे आग्रह से, मेरी तरफ से, क्योंकि ये मुझे अतिरिक्त प्रिय है ये कविता। कुछ एक कविताएं ऐसी होती हैं जिनके साथ एक ख़ास किस्म की ट्यूनिंग, टोनिंग और बेहद पर्सनल एनेक्डोट्स जुड़े हुए होते हैं। तो आप जैसे उस कविता को अपनी तरफ से पढ़ते हैं वो एनेक्डोट्स याद आने लगते हैं। और कई बार ये सिर्फ अपनी कविता के साथ नहीं होता है, ये दूसरों की कविताओं के साथ। कई कविताएं आपको वो प्रिय होती हैं जिनको पढ़ते समय या जिनसे इंट्रोड्यूस होने के बाद आपके जीवन में कुछ ख़ास हुआ हो, या जिन कविताओं को आप अपने जीवन के किसी न किसी प्रसंग के साथ जोड़ करके देख पाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में, आज के इस सत्र की शुरुआत में, शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक पीली शाम पढ़ी। वो इसी तरह की एक कविता है जो कि मेरे जीवन से बेहद गहरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल किशोरावस्था के उन्हीं दिनों से जब प्रेम का अंकुर जीवन में फूटना शुरू हुआ था। उसी समय शमशेर की ये कविता बौद्धिक चेतना में इंट्रोड्यूस हुई थी और वो बौद्धिक चेतना से उतर करके हृदय की चेतना में समाहित हो गई। न्यूनतम मैं से कुछ कविताएं। ममता पांडे जी, शुक्रिया। न्यूनतम मैं में बहुत अच्छी कविताएं हैं, थैंक यू वेरी मच। अपराजिता जी कह रही हैं कॉस्मेटिक सर्जरी पर एक शायद न्यूनतम मैं पर है। कॉस्मेटिक सर्जरी वाली कविता आलाप में गिरह में है। इसके बाद पर्णवृंत के बाद अपराजिता जी मैं वो कविता पढ़ूंगा, कॉस्मेटिक सर्जरी वाली छोटी सी है। लेकिन पहले पर्णवृंत प्रेम की कविता है। पर्णवृंत। मेरे मौन में तुम भाप की तरह निकलती हो मेरे मुंह से। मेरे मौन में तुम भाप की तरह निकलती हो मेरे मुंह से। सुबह का सारा कोहरा इसलिए बना है कि मौन रह के मैं तुम्हारा नाम उच्चारता हूँ। मौन रहकर मैं तुम्हारा नाम उच्चारता हूँ। अलग सुबह इस जगह कोई नहीं है। सड़क किनारे खड़े पानी में मैं कोई नहीं बन के झांकता हूँ। सड़क तुम्हारी विलंबित हाँ है जो वहाँ से नहीं शुरू होती जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं वहीं ख़त्म होता हूँ जहाँ तुम खड़ी हो। शिव की जटा से गिरने के बाद मैंने गंगा को अपनी हथेली पे रोपा था। शिव की जटा से गिरने के बाद मैंने गंगा को अपनी हथेली पे रोपा था। नदी रेखा बनकर मेरी हथेली पे दौड़ती है और दो पहाड़ियों के बीच तुम्हारे केश की इकलौती लट तुम्हारा वृक्ष है।
मैं तुम्हारी कार को दूर से पहचान लेता हूँ। तुम मेरी बगल से मुझे खोजती गुजर जाती हो गाफिल। मैं तुम्हारी कार को दूर से पहचान लेता हूँ। तुम मेरी बगल से मुझे खोजती गुजर जाती हो गाफिल। शिव के शाप के बाद से अनंग हूँ मैं। मुझे हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास खुद कराना पड़ता है। एक सुबह हमारे पास बहुत समय था। एक सुबह हमारे पास बहुत समय था। तुम रात के बचे खाने की तरह मुझे संजो देना चाहती थी। हम एक हरी पत्ती पर देर तक टहलते रहे। हम एक पत्ती पर देर तक टहलते रहे। तब से तुम्हारे तलवों का रंग हरा हो गया। तुमने कहा तुम्हारा मन अब से तुम्हारे तलवों में रहेगा। तुमने कहा तुम्हारा मन अब से तुम्हारे तलवों में रहेगा। और ये भी कि मुझे सबसे पहले तुम्हारा मन चूमना था। लौटते समय मैंने मुड़कर देखा था तुम्हें। रिवायत के मुताबिक कुछ दरवाजे हमेशा भीतर की तरफ खुलते हैं। मेरे भीतर शुक्र कभी अस्त नहीं होता। शौर्य का मंगल बहुत दूर उगता है मुझसे। मेरे भीतर शुक्र कभी अस्त नहीं होता। शौर्य का मंगल बहुत दूर उगता है मुझसे। अंतरिक्ष अंधकार का काढ़ा है और तुम यहाँ हो प्रकाश का पर्णवृंत बनकर। कोई ज़रूरी नहीं कि कलम ही लिखा करे कागज़ पर। कोई ज़रूरी नहीं कि कलम ही लिखा करे कागज़ पर। तुम वो पढ़ना जो कागज़ लिखा करते हैं कलमों पर। ऐसे तुम इंतज़ार और सियाही का संबंध समझ जाओगी। तुम्हारी देह पे नक्षत्र की नौकाएं तिरेंगी। तुम्हारी देह पे नक्षत्र की नौकाएं तिरेंगी। तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ एक मछली है। मेरे विचार का पानी सांस लेता है उससे। मैं तुम्हारी देह ब्रेल लिपि में पढ़ता हूँ। मैं तुम्हारी देह ब्रेल लिपि में पढ़ता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले धन्यवाद अनीता जी, चंद्रकला जी, मुखर कविता, आप सभी का शुक्रिया। राजरानी जी नमस्कार और शुक्रिया। विनय इतना तो नहीं, अभी सुनाता हूँ। पहले मैं पानी पी लूँ। इतना तो नहीं विनय, जी हाँ विनय सौरभ, इतना तो नहीं, अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके पहले पानी पी लूँ। विनय सौरभ के लिए इतना तो नहीं, लेकिन उसके पहले अपराजिता अरोड़ा ने कहा था कॉस्मेटिक सर्जरी। छोटी सी कविता है 6-8 लाइनों की। कॉस्मेटिक सर्जरी। अचानक एक दिन मेरे एक बच्चा हुआ। अचानक एक दिन मेरे एक बच्चा हुआ। उसे दूध से नहला दूं ताकि वो गोरा हो जाए। क्या करूं उसके बालों का जो इतने घुंघराले हैं। उसकी नाक मेरे वक्त की प्रचलित नाकों जैसी नहीं है और गाल भी इतने फुगे फुगे। क्या करूं उसकी इस चर्बी का छील के फेंक दूं। इस बच्चे में जितना ज़रूरी हो, जितने से चल सके काम, जितने से लग सके वो सुघड़ और देखने वाले को हो सौंदर्य का भान, उतना रखूं और बाकी तुलसी में डाल दूं। धन्यवाद, शुक्रिया अपराजिता जी इस कमेंट के लिए। मुझे भी अच्छा लगा कि इस कविता की फरमाइश आपकी तरफ से आई। धन्यवाद। तो अब इतना तो नहीं, ये भी बहुत पुरानी कविता है, 1998। इतना तो नहीं 53। इतना तो नहीं। धन्यवाद चंद्रकला त्रिपाठी जी, नमस्कार और धन्यवाद आपके इस प्यारे और उत्साहवर्धक प्रेरणादायी कमेंट के लिए। कविता इतना तो नहीं। मैं इतना तो नहीं चला कि मेरे जूते फट जाएं। मैं इतना तो नहीं चला कि मेरे जूते फट जाएं। मैं चला सिद्धार्थ के शहर से हर्ष के गांव तक।
मैं चंद्रगुप्त, अशोक, खुसरो और रजिया से ही मिल पाया। मेरे जूतों के निशान डिगामा के गोवा और हेमू के पानीपत में हैं। अभी कितनी जगह जाना था मुझे, अभी कितनों से मिलना था। मैं इतना तो नहीं चला कि मेरे जूते फट जाएं। मैंने जो नोट दिए थे वे करकराते कड़क थे। मैंने जो नोट दिए थे वे करकराते कड़क थे। जो जूते तुमने दिए उन्होंने मुंह खोल दिया इतनी जल्दी। दुकानदार, ये कैसी दगाबाजी है। मैंने जो नोट दिए थे वे करकराते कड़क थे। जो जूते तुमने दिए उनने मुंह खोल दिया इतनी जल्दी। दुकानदार, ये कैसी दगाबाजी है। मैं इस सड़क पे पैदल हूं और खुद को अकेला पाता हूं। अभी तल्लों से अलग हो जाएगा जूते का धड़, और जो मिलेंगे मुझसे उनसे मैं क्या कहूँगा कि मैं एक ऐसी सदी में जीता हूँ जहाँ दाम चुका करके भी असल नहीं मिल पाता। मैं क्या कहूँगा उनसे कि मैं ऐसी सदी में हूँ जहाँ दाम चुका करके भी असल नहीं मिल पाता, जहाँ तुम्हारे युगों के मुकाबले आसान है व्यापार, जहाँ यूनान का पसीना टपकता है मगध में और पलक झपकते सोना बन जाता है, जहाँ गालों पे ढो के लाते हैं हम वेनिस का पानी। उस सदी में ऐसा जूता भी नहीं जो 21 दिन भी टिक सके पैरों में साबुत। कि अब साफ दिखाने वाले चश्मे बनते हैं, फिर भी कितना मुश्किल है किसी की आंखों का जल देखना और छल देखना। कि दिल में छिपा है क्या क्या ये बता दे, ऐसा कोई उपकरण अब तक नहीं बन पाया। इस सदी में कम से कम मिल गए जूते, अगली सदी में क्या ऐसा होगा कि दुकानदार दाम भी ले ले और जूते भी न दे। फट गए जूतों के साथ एक आदमी बीच सड़क पैदल कैसे गीली रुई बन जाता है। कोई मुझसे न पूछे मैं चलते चलते क्यों ठिठक गया हूँ। कोई मुझसे न पूछे कि मैं चलते चलते क्यों ठिठक गया हूँ। इस लंबी सड़क पे कदम कदम पे छलका है खून, जिसे किसी जड़ में नहीं डाला जा सकता, जिससे खाद भी नहीं बना सकते केंचुए। यहाँ कहाँ मिलेगा कोई मोची जो 4 कीले ही मार दे। कपड़े जो मैंने पहने हैं ये मेरी आत्मा को नहीं ढक सकते। चमक जो मेरी आँखों में है उस रोशनी से है जो मेरे भीतर नहीं पहुँचती। पसीना जो बाहर निकला है वो आत्मा का आंसू है। जूते जो पहने हैं मैंने असल में वो व्यापार है। अभी अकबर से मिलना था मुझे और कहना था कि कोई रोग हो तो अपने ही ज़माने के हकीम को दिखाना। अभी अकबर से मिलना था मुझे और कहना था कि कोई रोग हो तो अपने ही ज़माने के हकीम को दिखाना। इस सदी में मत आना, यहाँ खड़िए का चूरन खिला देते हैं लोग चमकीली पुर्जी में लपेट के। मुझे सैकड़ों साल पुराने एक सम्राट और एक भिश्ती से मिलने जाना है। मुझे सैकड़ों साल पुराने एक सम्राट और एक भिश्ती से मिलने जाना है, जिसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में। मैं अपनी सदी का राजदूत कैसे बैठूंगा उसके दरबार में, कैसे बताऊंगा ठगी की इस सदी के बारे में, जहां वो भेष बदल के आएगा और फिर पछताएगा। मैं कैसे कहूँगा रास्ते में मिलने वाले इतिहास से कि अगली सदियों में संभल के जाना, आगे बहुत बड़े ठग खड़े हैं, तुम्हें उल्टा लटका देंगे तुम्हारे ही रोपे किसी पेड़ पे। मैं मसीहा नहीं जो नंगे पैर चल लूँ इन पथरीली सड़कों पर। मैं एक मामूली, बहुत मामूली इंसान हूँ। मैं मसीहा नहीं जो नंगे पैर चल लूँ इन पथरीली सड़कों पर। मैं एक मामूली, बेहद मामूली इंसान हूँ, इंसानियत के हक़ में खामोश। मैं एक सज़ा याफ्ता हूँ, अबोध होने का दोषी। 24 घंटे फांसी के तख्त पे खड़ा एक वस्तु हूँ, एक खोई हुई चीख हूँ। मजमे में बदल गया एक रुदन हूँ। मेरे फटे जूतों पे न हंसा जाए,
मैं दोनों हाथ ऊपर उठाता हूँ। इसे प्रार्थना भले समझ लें, लेकिन समर्पण का संकेत नहीं। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाता हूँ। इसे प्रार्थना भले समझ लें, बिल्कुल, लेकिन समर्पण का संकेत नहीं। धन्यवाद। अनीता मंडा जी कह रही हैं, न्यूनतम मैं सबसे प्रिय संग्रह है, इसकी उभयचर भी और नानी की माला भी। बहुत धन्यवाद इस किताब के प्रति अपना स्नेह इस तरह प्रदर्शित करने के लिए। तुमसे दूरी, विनय सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस कविता की फरमाइश के लिए, इस कविता के आग्रह के लिए। बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बीच में अनीता मंडा जी ने जो बात कही थी कि तुमसे दूरी तुमसे मोह है, यार क्यों नहीं हमें याद आ रही है, इतनी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है। है नानी की माला उभयचर में, इसी में उभयचर कविता है जिसमें नानी की माला भी है। ये भी गद्य है। नानी की माला पूरी तरह गद्य है, गद्य और कविता। बहुत टूट के प्रेम किया था मैंने एक बार, बाहर आया प्रेम के दिनों से तो पाया मेरे सिवाय कुछ न टूटा था। बहुत टूट के प्रेम किया था मैंने एक बार, बाहर आया प्रेम के दिनों से तो पाया मेरे सिवाय कुछ न टूटा था। ठीक ऐसा ही कहा था उसने जिससे मैंने प्रेम किया था। टूटना ही अंतिम सत्य है, ये जीवन का फलसफा नहीं रहा। फिर भी टूटने के बाद हम दोनों ने ही प्रेम को क्यों बुहार के फेंक दिया। मेरे घर के पुराने एक संदूक में पुरानी एक बहुत माला थी टूटी हुई धागे से अलग। नानी ने उसे करीने से संभाल रखा था। जब भी संदूक से वह कोई सामान निकालती, माला के कुछ दाने गिर पड़ते थे ज़मीन पे, किसी साड़ी, दुपट्टे, शॉल या पुराने कागज़ में अटके हुए। उन्हें बीनते हुए नानी याद करती थी उस माला को जिसके टूटने की कहानी उन्होंने कभी नहीं बताई, लेकिन ये बताया बार बार, कई बार, सैकड़ों बार कि अगली बार हाट से वो मोटा धागा लेके आएंगी, फिर इस माला को उस नए धागे में पिरो देंगी। इस तरह अपनी तरह नकार देंगी कि टूटना ही अंतिम सत्य है। ये ज़बरदस्ती की कल्पना होगी, नज़ाकत के स्वांग से भरपूर, कि वह माला नानी के किसी प्रेम की टूटन रही होगी। उनके मरने के काफ़ी समय बाद हमें याद आई थी वो माला, जो संदूक में नहीं थी, कहीं भी नहीं थी ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी स्मृतियों में तो थी ही, और नानी की भी मृत्युपरांत स्मृतियों में, जो कि उनकी जल चुकी अस्थियों की बुझ चुकी राख में से झरती किसी डेल्टा प्रदेश में किसी पेड़ या फसल की जड़ में जल के तंतुओं से चिपकी होगी। उस दिन मुझे लगा था कि नानी ने वो धागा पा लिया होगा। न भी पाया हो तो क्या सारे दानों को वो साथ ले गई होंगी, और जो कहीं फिर से बिखर गए दाने तो कहाँ कहाँ बीनती फिरेंगी। मैंने अपनी मालाओं के दाने कभी नहीं सहेजे, मैंने अपनी मालाओं के दाने कभी नहीं सहेजे, इसीलिए जो छिटके हुए दिखते हैं मुझको कपड़ों से, अलमारी से, किताबों के बीच बिखरते, मैं अक्सर खुद से कहता हूँ कि ये मेरी नहीं, मेरी नानी की टूटी हुई माला के दाने हैं। ये मेरी नानी की टूटी हुई माला के दाने हैं। धन्यवाद अनीता जी, शुक्रिया इस कविता के लिए। एक आध कविता में अपनी पसंद से, अपनी पाठ की सुविधा से
दूध के दांत। दूध के दांत में एपिग्राफ के रूप में कृष्णनाथ की पंक्तियां लगी हैं। कृष्णनाथ में हिंदी के बहुत बड़े गद्यकार और जिनके मेरे रचनाओं पर, मेरी भाषा पर, मेरे सोचने की दिशाओं पर और लिखने की शैली पर जिन लेखकों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, उनमें कृष्णनाथ हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। और वो उन लेखकों में से जिन्हें मैंने अपने किशोरावस्था में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। स्पीति में बारिश उनकी पहली पुस्तक थी। जब मैं 16-17 साल का था तब उनसे इंट्रोड्यूस हुआ था और मेरी भाषा पर, कविता और गद्य दोनों की भाषा पर कृष्णनाथ का बहुत गहरा प्रभाव है। मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, शैदाई हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके लिखे हर शब्द को किसी मंत्र की तरह पढ़ सकूँ। मैं खुद अपने जीवन में कुछ बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, मैं कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया एक छोटा वाक्य बन जाऊँ, ये भी बहुत है मेरे लिए। तो कृष्णनाथ की वो पंक्तियाँ, एपिग्राफ दरअसल उन पंक्तियों को कहते हैं जिन्हें आप अपनी किताब या रचना के आरंभ में मंगलाचार की तरह अपने किसी पीर मुर्शद के प्रति अपना नमन प्रकट करते हुए रखते हैं। कई बार उन पंक्तियों का आपकी रचनाओं के साथ सीधा सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन वो पंक्तियां आपकी रचना के मूड को निर्धारित करती हैं। एपिग्राफ, तो इस कविता का एपिग्राफ कृष्णनाथ की इन पंक्तियों से है। देह का कपड़ा देह की गर्मी से देह पे ही सूखता है, कृष्णनाथ। और इसके बाद कविता। तुमने जिन जिन जगहों पे गाड़े थे अपने दूध के दांत, वहाँ अब बड़े बड़े पेड़ लहलहाते हैं। दूध का सफ़ेद तनों के कत्थई और पत्तों के हरे में लौटता है, जैसे लौट के आता है कर्मा, जैसे लौट के आता है प्रेम, जैसे विस्मृति में भी लौट के आती है कहीं सुनी गई कोई धुन। बचपन की मासूमियत बुढ़ापे के सन्निपात में लौट के आती है। भीतर किसी खोह में छिपी रहती है, तमाम मौन के बाद भी लौट आने को तत्पर रहती है हिंसा। लोगों का मन खोल के देखने की सुविधा मिले तो हर कोई विश्वासघाती निकले। सच तो ये है कि अनुवाद में वफादारी कहीं ज़्यादा आसान है। किसी गूढ़ अर्थ के अनुवाद में बेवफाई हो जाए तो नख चढ़ी कविता नाता नहीं तोड़ लेती। तुम्हारे भीतर पुरखों जैसी शांति है, समकालीनों जैसा भय। लताओं की तरह चढ़ता है अफसोस तुम्हारे बदन पर, अधपके अमरूद पेड़ से झरते हैं। तुम्हें तैरना नहीं आता। स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होके तुम अगर ये सोचोगे कि कूदूं या न कूदूं, तो तुम ताउम्र कूद नहीं पाओगे। तुम्हें तैरना नहीं आता। स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होके तुम अगर ये सोचोगे कि कूदूं या न कूदूं, तो तुम ताउम्र कूद नहीं पाओगे। या तो तैरने की इच्छा छोड़ दो, या कगार पे खड़े होके सोचना छोड़ दो, या तो उस व्यक्ति पे भरोसा करो जो धोखे से तुम्हें धक्का मार दे। कुछ धोखे भरोसे लायक होते हैं, कुछ धोखे भरोसे लायक होते हैं। धन्यवाद। अलका दुबे जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया इस कमेंट के लिए, इस प्यारे सुंदर कमेंट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शंखधर दुबे जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, काफ़ी समय भी हो गया है और आपके मन में यदि कोई और कविता हो तो उसे यहाँ लिख दें। हम अपनी तरफ से एक कविता यहाँ पढ़ेंगे, खुशियों के गुप्तचर से। इसका शीर्षक है, क्या है शीर्षक भाई?
जाने से पहले। इन कविता कहाँ है? कविता है पेज नंबर 50। जाने से पहले। दुनिया बेसुरे संगीत से सम्मोहित है और तुम मेरी छुअन से बुना गया मौन। दुनिया बेसुरे संगीत से सम्मोहित है और तुम मेरी छुअन से बुना गया मौन। मेरे सपने मछलियों की तरह हैं, नींद से बाहर सांस नहीं ले पाते। एक बगुला घात लगा के बैठा रहता है मेरी नींद के जल तल पर। वक्त गुजरता जाता है, गुजरने के लिए उसे जाने कितने पल चाहिए। मैं वक्त से तेज़ हूँ, एक पल में गुजर जाऊँगा। सोचता हूँ जाने से पहले तुम्हें क्या दूँगा। मेरे सपने तो बगुले खा जाएंगे, नींद और मौन मैं साथ लेता जाऊँगा। तुम कहती हो मासूमियत, और नहीं, प्यार वो फल है जिस पे मासूमियत का छिलका होता है, जिसे उतारे बिना इस फल को खाया नहीं जाता। ये जो मेरा जिस्म है, इसे उगाने में मुझे बरसों लगे हैं। ये जो मेरा जिस्म है, इसे उगाने में मुझे बरसों लगे हैं। दिल तो खैर मेरा जन्मजात ऐसा ही है, कदम कदम पे ज़ख्मी होता। मांगोगी तो भी ये जिस्म नहीं दे पाऊँगा। आग का इस पे बरसों से दावा है। ये दिल देता हूँ, इसे एहतियात से रखना कि ये उसका है जिसने सपने देखे थे, कि ये उसका है जिसने सपने देखे थे। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया शारदा झा जी, आपका धन्यवाद इतनी अच्छी कविताओं के पाठ के लिए। आपका धन्यवाद। अच्छा, आपने लिखा है, आपको इस कमेंट के लिए धन्यवाद। हाँ, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर आज की ये प्रस्तुति, मैं अपने इस कविता पाठ को यहीं पर एक अल्प विराम देता हूँ। पूर्ण विराम इसलिए नहीं क्योंकि अभी आगे और भी कविताएं लिखी जाती रहेंगी, ऐसी उम्मीद है। कविता नाजिल होती रहेगी, आती रहेगी, ऐसा कुछ उम्मीद है मेरी खुद से। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए और इस शाम को मेरे लिए भी सुंदर यादगार बनाने के लिए। आप सभी ने कविताओं की बहुत अच्छी। अच्छा, शारदा जी का कमेंट है, एक कश्मीरी बच्चे का ख़त, पेज नंबर 87। आपने बता भी दिया, थैंक यू, थैंक यू। एक कश्मीरी बच्चे का ख़त। ये 6 हिस्सों में ये कविता है, छोटे छोटे 6 हिस्से हैं और इनका पाठ। एक कश्मीरी बच्चे के ख़त। ले जाओ ये ज़मीन, पेड़, पहाड़, नदियाँ और बर्फ़, जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो। ले जाओ ये ज़मीन, पेड़, पहाड़, नदियाँ और बर्फ़, जिनके लिए तुम बम फोड़ते हो। ये सब कहीं न कहीं मिल जाएंगे मुझे, पिता फिर कहीं नहीं मिलेंगे। जिस जगह गाड़े थे मैंने अपने दूध के दांत, उसी जगह गाड़ आया हूँ पिता को। धमाके के बाद जिनकी सिर्फ उंगली मिली थी, शादी की अंगूठी से पहचाना था माँ ने। उनकी बाकी देह को मैंने कल्पना में दफन किया, जैसे बाकी देह को स्मृति में प्यार करूँगा। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं, छाँव देते हैं। सुना है मर के पिता पेड़ बन जाते हैं, छाँव देते हैं। मेरे पिता उंगली बन गए जो उठती रहेगी तुम्हारी ओर, मिट्टी के नीचे से खामोश जागती सोचती हुई। इसका दूसरा हिस्सा, असल ध्वनियों से अधिक असरदार होती हैं प्रतिध्वनियाँ। असल ध्वनियों से अधिक असरदार होती हैं प्रतिध्वनियाँ, और
उम्र दराज भी होती है। यहाँ से वहाँ तक, बर्फ से मिट्टी तक, घाटी में गूंजती है मेरे रोने की आवाज़ और फूल बन जाती है। मुझे अब समझ में आया, कश्मीर में इतने फूल क्यों खिलते हैं। मुझे अब समझ आया, कश्मीर में इतने फूल क्यों खिलते हैं। तुम कहते हो डल झील उत्तर में है, मैं कहता हूँ दक्षिण में है। तुम कहते हो डल झील उत्तर में है, मैं कहता हूँ दक्षिण में है। तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है। मैं और तुम अलग मनुष्य, हमारी मनुष्यता किंतु एक है। अगर तुम मेरी मनुष्यता का संहार करोगे तो तुम्हारी अपनी नखली कहलाएगी। अगर तुम मेरी मनुष्यता का संहार करोगे तो तुम्हारी अपनी नखली कहलाएगी। 4, इसका चौथा हिस्सा। ये मेरा गेहुआ बदन जल के काला नहीं हुआ है। ये मेरा गेहुआ बदन जल के काला नहीं हुआ है, इस पे सत्य की परछाई पड़ गई है। अभिनव गुप्त से ललद्यत तक, मोटे ग्रंथों से सूफियों की नेय तक, सत्यान्वेषी थे सब के सब, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मेरी भेड़ जो अराफात से नहीं हिमालय से उतरी थी, उसके कान में बताया था मैंने कुर्बानी से ठीक पहले, सत्य किसी फिलॉसफी में नहीं छिपा। सत्य किसी फिलॉसफी में नहीं छिपा, पेड़ पे टंगा है पिशाच की तरह। और सत्य क्या है कि हम भूमि के टुकड़े पे रहते हैं, कि हम भूमि के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कि हम भूमि के टुकड़े के लिए मर जाते हैं। अपने हत्यारों को क्षमा करने की उदात्तता के साथ सुकून से मरी वो भेड़, संत की तरह, बिना तड़पे, बिना कोसे उसने सत्य जान लिया था। मैं कौन हूँ? मैं इस भूमि की भेड़ हूँ। मैं इस भूमि की भेड़ हूँ। इसका 5वां हिस्सा। जिस वाक्य को बम से उड़ा दिया गया मैं उसका अर्थ हूँ। जिस आवाज़ पे बरसाई गई गोलियाँ मैं उसका सर्वनाम हूँ। डर से हल्ला करते दिल को चुप कराता कर्फ्यू का सायरन हूँ। परिचित आवारा कुत्तों की तरह द्वार पे दुम हिलाती खामोशी हूँ। बोलने से मिले जख्मों को चाटती हुई खामोशी, सियाह साए की तरह शनय शनय पसरती हुई खामोशी। जन्मा तो करोड़ों बच्चों की तरह मैं दुनिया के नाम लिखा गया एक प्रेम पत्र था। जिया तो कागज़ की नाव बन के खून की नदी में बेकाबू बह रहा हूँ। एक मनुष्य की तरह जी सकूँ, इस अनुमति के लिए मुझे किस दफ्तर में आवेदन करना चाहिए? एक मनुष्य की तरह जी सकूँ, इस अनुमति के लिए मुझे किस दफ्तर में आवेदन करना चाहिए? इसका 6वां हिस्सा। मेरा जीवन मेरे ईश्वर व मेरी सरकार के लिए एक प्रयोगशाला है। ये सिर्फ कश्मीरी बच्चे का ख़त नहीं है, ये मेरी भी जीवन की बात है, आपके भी जीवन की बात है, क्योंकि हम सब का जीवन हमारे ईश्वर और हमारी सरकार के लिए एक प्रयोगशाला है। मेरा जीवन मेरे ईश्वर व मेरी सरकार के लिए एक प्रयोगशाला है। मेरा दिल एक ब्लैक होल है। मैं शर्मिंदा नहीं होता ये जान के कि मेरा अंधकार कितना गहरा है। तभी फटने की प्रतीक्षा करते एक हथगोले से आवाज़ निकलती है सहसा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ईश्वर सो गया है, दुनिया ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। उम्मीद और सीट बेल्ट कस के बांध लें और ये धरती जैसी है वैसी ही रहेगी। जो इसे स्वर्ग जैसा देखना चाहते हैं वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कृपया मर जाएं। जो इसे स्वर्ग जैसा देखना चाहते हैं वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कृपया मर जाएं। धन्यवाद शारदा जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनीता जी, अनीता मंडा जी, शुक्रिया। दिनेश सागर जी, आपको भी नमस्कार। अपराजिता जी, आपका भी धन्यवाद।
जन सुलभ पुस्तकालय, जहाँ पर ये सेशन, ये बातचीत चल रही है, वहीं से ये कमेंट आया है कि मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान भी सुना दे। ओह, ये भी बहुत पुरानी कविता है। और मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान, बेहद पुरानी, बेहद पर्सनल, आलाप में गिरा, छोटी सी कविता है। शुक्रिया। ये ऐसी विस्मृत, और दरअसल आज मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सभी साथियों ने उन कविताओं की फरमाइश की, अधिकतर उन कविताओं की फरमाइश की है, उन कविताओं के बारे में बात की है जिन्हें आम तौर पर पाठों में या कार्यक्रमों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, या जिन पर उस तरह से कभी ध्यान इन वर्षों में नहीं दिया गया। मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान, और ये मेरे कुछ मित्रों को बहुत निजी तौर पर पसंद है। 132 नंबर पेज, आलाप में गिरा। मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान कहाँ है भाई? और वे बहुत पर्सनल कविता है ये, और कई लोगों का जिक्र है इसमें, कई संबंधों का जिक्र होता है। मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान। पिता 55 के हैं, 65 से ज़्यादा लगते हैं। 25 का भाई, 35 से कम का क्या लगता होगा। 21 का मैं, 30-32 का दिखता हूँ। ये उसी ज़माने की कविता है, 1999 की। पिता 55 के हैं, 65 से ज़्यादा लगते हैं। 25 का भाई, 35 से कम का क्या लगता होगा। 21 का मैं, 30-32 का दिखता हूँ। माँ और भाभी भी बुढ़ौती की देहरी पे खड़े। बिल्कुल छोटी भतीजी है, 2.5 साल की। लोग पूछते हैं 5 की हो गई होगी। पता नहीं क्या है मेरे परिवार की आनुवंशिकता, जीन्स, डीएनए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, ऊतक, फूतक, सूतक, क्या कम है क्या ज़्यादा। हम धूप में रखते हैं बदन का पसीना, या फिर पहले या चौथे घर में बैठे किसी वृद्ध ग्रह का कमाल है ये। चिकने चेहरों से भरी हुई इस मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान कितना संघर्षशील है, इसलिए असुंदर है। चिकने चेहरों से भरी इस मुंबई नगरिया में मेरा ख़ानदान कितना संघर्षशील है, सो असुंदर है। अभी कल ही तो भुजंग मेश्राम पूछ के गया था, उम्र से अधिक दिखना औकात से अधिक दिखना होता है क्या। अभी कल ही तो भुजंग मेश्राम पूछ के गया था, उम्र से अधिक दिखना औकात से अधिक दिखना होता है क्या। और अभी कल ही तो भुजंग मेश्राम पूछ के गया था कि माइला, ये 50 साल का लोकतंत्र उन लोगों को काई को 5000 साल का लगता है। ये 50 साल का लोकतंत्र उन लोगों को काई को 5000 साल का लगता है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शारदा जी, अच्छा लगा आपको यहाँ देख करके, पा करके। बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का जो कविता पाठ से जुड़े, यहाँ रहे। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जन सुलभ पुस्तकालय की तरफ से एक और कमेंट है, सारे सिकंदर घर लौटने से पहले ही मर जाते हैं। ये कविता लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो रहा है, और तिरपन नंबर पेज। सारे सिकंदर, सारे सिकंदर घर लौटने से पहले ही मर जाते हैं। दुनिया का एक हिस्सा हमेशा अनजीता छूट जाता है। चाहे कितने भी होश में हों, मन का एक हिस्सा अनचित्ता रहता है। कितना भी प्रेम कर लें, एक शंका
उसके समांतर चलती रहती है। जाते हुए का रिटर्न टिकट देख लेने के बाद भी मन में एक हूक मचती है, कम से कम एक बार तो ज़रूर ही, कि जाने के बाद लौट के आने का पल आएगा भी या नहीं। मैंने ट्रेनों से कभी नहीं पूछा कि तुम अपने सारे मुसाफिरों को जानती हो क्या। पेड़ों से ये नहीं जाना कि वे सारी पत्तियों को उनके फर्स्ट नेम से पुकारते हैं क्या। मैं जीवन में आए हर एक को जानना चाहता था। मैं जीवन में आए हर एक को जानना चाहता था। मैं हवा में पंछियों के परचिन्ह खोजता, अपने पदचिन्हों को अपने से आगे चलता देखता। तुम में डूबूंगा तो पानी से गीला होऊंगा, ना डूबूंगा तो बारिश से गीला होऊंगा। तुम एक गीले बहाने से अधिक कुछ नहीं। मैं आसमान जितना प्रेम करता था तुमसे, तुम चुटकी भर, तुम्हारी चुटकी में पूरा आसमान समा जाता। दुनिया दो थी तुम्हारे वक्षों जैसी, दुनिया तीन थी तुम्हारी आँखों जैसी, दुनिया अनगिनत थी तुम्हारे ख्यालों जैसी। मैं अकेला था तुम्हारे आंसू के स्वाद जैसा, मैं अकेला था तुम्हारे माथे पे तिल जैसा, मैं अकेला ही था, दुनिया भले अनगिनत थी जिसमें मैं जिया। हर वो चीज़ नदी थी मेरे लिए जिसमें तुम्हारे होने का नाद था, फिर भी स्वप्न की घोड़ी मुझसे कभी सधी नहीं। तुम जो सुख देती हो उनसे ज़िंदा रहता हूँ, तुम जो दुख देती हो उनसे कविता करता हूँ। इतना जिया जीवन कविता कितनी कम कर पाया, इतना जिया जीवन कविता कितनी कम कर पाया, इतना जिया जीवन कविता कितनी कम कर पाया। तो ये अब धन्यवाद जनसुलभ, आपका, आपके इस कमेंट और इसके पीछे की भावना का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। किंतु अब लगभग 1.5 घंटे का समय हो रहा है और मैं अब आप सभी से अनुमति भी चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कविताएं अच्छी लगी होंगी और मुझे तो आपका ये साथ बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए यादगार है। मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ज़रूर फिर इसी तरह अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच से आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। शारदा जी, अलका जी, जनसुलभ, अपराजिता जी, अनीता जी, दिनेश जी, यशवंत जी, विनय, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद। अपराजिता जी, नमस्कार।